नाज़रीन, किस्त का आगाज काहिरा से होता है, जहां सलाहुद्दीन खलील को अपने तमाम साथी बुलाने का हुक्म देते हैं। वो काजी फाजिल को गुलामों को उकसाने की मंसूबा बंदी के बारे में बताते हैं, जिस पर काजी मुस्कुरा देते हैं। अगले दिन हम इसी काफिले को एक सरबराह के मातहत सहरा में काहिरा की तरफ बढ़ते देखते हैं। इदरीस आजिम से कहता है कि वजीर के हुक्म के मुताबिक इसे गुलामों के सरदार को बातों में उलझाना है, यहाँ तक कि काफिला एहतसीज और इरफा तक पहुँच जाए। आजिम सलाहुद्दीन के साथियों को गुलाम बनाकर ले जाता है और एक को नवे के पास रखता है। गुलामों का सरदार इनकी तारीफ सुनकर उन्हें खरीदना चाहता है। इदरीस अपनी अक्ल और इल्म से सरदार को मुतासिर कर लेता है और उनके दरमियान सौदा तय हो जाता है। सलाहुद्दीन के साथी गुलामों में घल मिल जाते हैं और उन्हें बिगावत पर इकसाते हैं। वो सब में खंजर तकसीम करते हैं ताकि हर कोई अपनी रस्सी काट सके और आज़ादी हासिल करे। इसी लम्हे इदरीस और बुज़ोक जातलीवन के कमांडर को वहां देखकर परेशान हो जाते हैं। वो कमांडर गुलामों की हिफाजत के लिए भेजा गया होता है। खुश किस्मती से एहतसीज और इरफा करीब ही घात लगाए बैठे होते हैं। इदरीस के इशारे पर गुलाम अचानक हमला कर देते हैं। एक गुलाम जब सरदार पर हमला करता है तो सरदार उसे मार डालता है। मार्कुस भी बागियों पर हमला कर देता है, जबकि एहतसीज और इरफा उनकी हिफाजत के लिए आगे बढ़ते हैं। गुलामों के सरदार को कैद करने के बाद वो कहता है कि इसका मालिक इलियास वजीर का दोस्त है, इसलिए उसे नुकसान न पहुंचाया जाए। एहतसीज ऐलान करता है कि अब तमाम गुलाम वजीर की हिफाजत में हैं। दूसरी जानिब शम्सा तीर अंदाजी सीख रही होती है कि सलाहुद्दीन वहां पहुंचते हैं। वो उसे तीर अंदाजी के उसूल समझाते हैं और कहते हैं कि अंगूठे में अंगूठी होना जरूरी है। फिर खुद उसके अंगूठे में अंगूठी डाल देते हैं। तीर अंदाजी सिखाने के बाद वो शम्सा से पूछते हैं कि क्या वो अगली बार घोड़े पर सवार होकर तीर अंदाजी सीखना चाहेगी। शम्सा कहती है कि पहले वो इस बात पर गुफ्तगू करना चाहती है जिसकी वजह से इसकी माँ मुसलमान हुई। सलाहुद्दीन सिर्फ मुस्कुरा देते हैं। इधर बालन और मार्कुस गने की गार के बाहर घात लगाए बैठे होते हैं। कुछ ही देर में वो अपने साथियों के साथ सलीबियों पर हमला करते हैं, सबको मार गिराते हैं और बारूद लेकर गार में दाखिल हो जाते हैं। इसी वक्त जातलीवन वहां पहुंचता है और लड़ाई का मंजर देखकर हैरान रह जाता है। मार्कुस बालन को खबरदार करता है कि जातलीवन वहां पहुंच चुका है। ये सुनते ही बालन बारूद को आग लगा देता है, मगर बदकिस्मती से आग गार के करीब जाकर बुझ जाती है। दूसरी तरफ जातलीवन बालन के साथियों पर हमला कर देता है और एक एक को काटना शुरू कर देता है। मार्कुस के रोकने के बावजूद बालन दोबारा गार में दाखिल हो जाता है और मजीद बारूद छिड़कने लगता है। जातलीवन बालन को देख लेता है और मौके का फायदा उठाते हुए बारूद को आग लगा देता है। एक जोरदार धमाकी गार को हिला देता है और जातलीवन समझता है कि बालन गने के साथ ही जलकर मर गया है। वहाँ सलाहुद्दीन नमाज से फारिग हो रहे होते हैं कि खलील इन्हें एक चिट्ठी देता है। सलाहुद्दीन वो पढ़कर खुश हो जाते हैं क्योंकि गिना राख में मिल चुका होता है और गुलाम सही सलामत अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। इधर कुद्स में जातलीवन अमारले के सामने एक बक्सा लेकर हाजिर होता है। जातलीवन बक्सा खोलकर कहता है कि यह बालन की राख है। ये सुनकर सबीला गुस्से से इसका गरिबान पकड़ लेती है और कहती है कि तुम सब कातिल हो। दूसरी जानिब बालन मार्कुस से कहता है कि उन्हें यही समझने दो कि वो मर चुका है ताकि नया कौंत बनने का रास्ता आसान हो जाए। वो याद करता है कि धमाके से पहले वो पीछे से भाग निकला था। एक सराय में रकीफ जौहर और दूसरे ताजरों के साथ बैठा खाना खा रहा होता है। सब ताजरीन इसकी तारीफों के पल बांध रहे होते हैं। इसी दौरान इसका आदमी आकर एक चिट्ठी देता है। वो पढ़कर जौहर के कान में कुछ कहता है और ताजरों से रुखसत लेकर वजीर से मिलने चला जाता है। इधर कारातिगन तहसीलदारी के काम में मसरूफ होता है कि इतने में अरफा, एहतसीज और इदरीस वहां पहुंचते हैं। उनके साथ जौहर भी होता है जो कारातिगन को बताता है कि खलीफा उससे मुलाकात करना चाहते हैं। कारातिगन खुशी से सलाहुद्दीन के साथियों के साथ महल की तरफ रवाना होता है। रकीफ सलाहुद्दीन के सामने पेश होता है। सलाहुद्दीन इसे गुलामों की आज़ादी और गने की गार की तबाही के बारे में बताते हैं और एक आखिरी मौका देते हैं कि वो तौबा कर ले, वरना अपने माल की तरह खुद भी तिबाह हो जाएगा। सलाहुद्दीन के लहजे में सख्ती और इंसाफ झलक रहा होता है। वहाँ कारातिगन खलीफा के महल पहुंचकर सोने के ढेर देखकर हैरान रह जाता है। वो सलाहुद्दीन के साथियों से कहता है कि ये सोना महल में मुंतकिल किया जाए। इतने में खलीफा आकर गुस्से से कहता है कि वो एक सिक्के को भी हाथ नहीं लगा सकते और फौरन महल से निकल जाएं। सलाहुद्दीन रकीफ के सामने बियात के लिए हाथ बढ़ाते हैं। रकीफ हाथ चूमने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि ताजिर नुकसान लिख लेते हैं मगर बदला जरूर लेते हैं। इसी लम्हे एक जोरदार धमाका गूंजता है। खिड़की से शौले उठते दिखाई देते हैं।
اور رکیف الزام لگاتا ہے کہ دھماکی صلاح الدین نے ہی کروایا ہے۔ صلاح الدین غصے سے اسے گھور کر دیکھتے ہیں اور فضا میں تناؤ پھیل جاتا ہے۔ کہانی ایک نئے موڑ پر آ کر رکھتی ہے۔ تو ناظرین، یہیں پر یہ ایپیسوڈ ختم ہوتی ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔